नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को, जिसके अंदर आपको जो है एक्सपर्ट नॉलेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस प्रोवाइड की जाती है। ईएसआई पीएफ का आपको ओवरव्यू दिया जाता है। उसके साथ ही टैली, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग सेशन आपको दिए जाते हैं। कैसे आप एज ए अकाउंटेंट जो है इन सभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली यूज करेंगे। तो अगर आप जो है एज ए अकाउंटेंट अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर एज ए अकाउंटेंट आप काम करते हैं और आप अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एफिशिएंटली जो है अपनी वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9350118496। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे आप पेमेंट्स करते हैं, कैसे आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर कैसे आप बैलेंस शीट फाइनलाइज करते हैं, किस तरह आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, वो सभी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग सेशन आपको दिए जाएंगे। हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड की और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की। तो बीइंग ए अकाउंटेंट, प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग आपको कौन कौन सी बातें पता होनी जरूरी है, ईएसआईसी के रिगार्डिंग और पीएफ प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग। एज ए अकाउंटेंट बहुत बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप मैनेजमेंट को यह बताएं कि कब जो है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने आप को प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत, ईएसआईसी एक्ट के तहत रजिस्टर कराना कंपलसरी है और कब रिटर्न फाइल्स करना कंपलसरी है। तो ऐसे में हमारे इस सेशन के अंदर हम प्रोविडेंट फंड से जुड़ी तमाम बातें डिस्कस करेंगे और साथ ही ईएसआई के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट प्रोविडेंट फंड, पीएफ। बहुत सारे लोगों ने प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना होगा, पीएफ के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली जो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसलिए लाया गया था कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो लेबर क्लास पर्सन है, जिनकी सैलरी, जिनकी वेजेस बहुत कम है, तो ऐसे में वो लोग परेशान रहते थे। बहुत बार समय रहते जो है सैलरी नहीं मिल पाती थी, और सैलरी मिलती थी, वेजेस मिलती थी, तो बहुत कम मिलती थी। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल आता था उनके फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में, भविष्य में वो जो लेबर है, वो जो व्यक्ति है जो बहुत कम आय अर्जित करते हैं, बहुत कम पैसा कमाते हैं, तो ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा। उस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो है प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो बेसिकली इट इज अ स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो एम्प्लॉइज हैं उनके बेनिफिट के लिए जो है यह स्कीम लाई गई, जिसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। और एम्प्लॉइज की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो बेसिकली यह स्कीम लाई गई थी उन लोगों के लिए लाई गई थी जिनकी वेजेस, जिनकी सैलरी जो है बहुत कम है। तो इस स्कीम के तहत होता क्या है कि मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है। तो ऐसे में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो भी वेजेस दी जाती है या फिर जो भी सैलरी दी जाती है, तो ऐसे में जो सर्टेन परसेंटेज जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है। हम देखेंगे वो परसेंटेज है 12%। तो 12% एम्प्लॉय की सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट की जाती है और इतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। दैट मीन्स 12% अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा
कंट्रीब्यूट की जाती है। तो पहली बात तो कि जो सैलरी है उसके अलावा, उससे अलग यह कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है 12,000 रुपीज है, तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को 12,000 रुपीज तो पे किए ही जाएंगे, उसके अलावा वो 12% जो है प्रोविडेंट फंड के तहत जो है कंट्रीब्यूट करेगा। और यह जो 12% है और ये जो 12% है, इसको बेसिकली क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। इस अमाउंट को क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। और इस इन्वेस्टमेंट पर जो है इंटरेस्ट रिसीव होगा। हर साल इस इन्वेस्टमेंट पर जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और एक सर्टेन पीरियड के बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है और ये जो इंटरेस्ट है, ये जो है एम्प्लॉय को रिसीव होता है। और इससे बेसिकली होता क्या है, यह जो अमाउंट रिसीव होती है, इससे जो हर साल ब्याज मिलता है, फिर नेक्स्ट ईयर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय को रिसीव होती है, जिससे कि उसका भविष्य सिक्योर हो जाता है। यहां पर वो चाहे तो अपनी जो है पूरी अमाउंट जो है वो एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इन द फॉर्म ऑफ पेंशन वो जो है अमाउंट जो है हर महीने पीरियोडिकली रिसीव करते हैं। तो भविष्य में जो है उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह स्कीम जो है लाई गई थी। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, लाखों करोड़ों एम्प्लॉइज जो है प्रोविडेंट फंड स्कीम से बेनिफिट लेते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा खुद का मानना है कि अगर एम्प्लॉइज अपने प्रोविडेंट फंड को जो इन्वेस्ट करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, एम्प्लॉइज को भी मैंने देखा है, जो यह सोचते हैं कि पीएफ का जो पैसा डिडक्ट होता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा जो डिडक्ट होता है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो वो बिल्कुल गलत है। यह जो पैसा है, यह जो इन्वेस्ट किया जाता है, अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न जो है प्रोविडेंट फंड की अमाउंट पर मिलती है। आज की डेट में मोर देन 8% पर एनम। अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी देखते हैं तो फिक्स डिपॉजिट पर आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 to 7% है, लेकिन प्रोविडेंट फंड पर मोर देन 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सेकेंडली, जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, उस पर आपको टैक्स पे करना होता है, वो आपकी अदर इनकम का पार्ट बनता है। जबकि प्रोविडेंट फंड पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो अंडर सेक्शन 10 एग्जम्प्ट है। हमने प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग ऑलरेडी इनकम अंडर द हेड सैलरी में काफी कुछ बातें डिस्कस की थी। यहां पर हम जो बात डिस्कस करेंगे वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर जो है डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम जो है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑलरेडी इनकम अंडर द हेड सैलरी के दौरान बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयर के लिए कब अपने आप को प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत रजिस्टर कराना जरूरी हो जाता है, किस तरह प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाता है, और जो है कैसे रिटर्न्स फाइल की जाती है। तो यहां पर इस स्कीम के तहत सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय की सैलरी से भी कुछ पार्ट डिडक्ट किया जाता है। सेम अमाउंट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, और उतनी ही अमाउंट, जितनी अमाउंट एम्प्लॉय की डिडक्ट की जाती है, उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। तो एक बात का यह ध्यान रखना है, यह इन एडिशन टू सैलरी कंट्रीब्यूट की जाती है।
जो सैलरी है, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो कभी भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखें, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देगा वो अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट करेगा, वो उसके लिए एम्प्लॉय से कोई अमाउंट चार्ज नहीं करेगा। तो यहां पर दो पार्ट्स में सैलरी डिडक्ट होगी, सॉरी, एक पार्ट में तो एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट होगी और दूसरे पार्ट में जो है एम्प्लॉयर के द्वारा उतनी ही अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाएगी। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टेड, और दोनों ही अमाउंट जो एम्प्लॉय की डिडक्ट होगी एज वेल एज जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों को ही क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। और एवरी ईयर इंटरेस्ट इज अर्न्ड ऑन अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, तो हर साल जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाती है उस पर क्या अर्न होगा, इंटरेस्ट अर्न होगा। द होल अमाउंट एम्प्लॉयर contribution, employee contribution, interest on employer contribution, employee contribution is received later on retirement etc. हालांकि रिटायरमेंट से पहले भी आप जो है पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जो एम्प्लॉय है वो पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस दी गई है। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ही आप जो है वह अमाउंट विड्रॉ कर पाते हैं। नेक्स्ट, जो ईपीएफ की अगर मैं बात करूं, किन कंपनीज के केस में, किन एम्प्लॉयर्स के केस में जो है प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल होता है, तो यहां पर ईपीएफ रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एस्टेब्लिशमेंट विच इज ए फैक्ट्री एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री हैविंग 20 और मोर पर्संस। तो कोई भी फैक्ट्री और वो किसी भी इंडस्ट्री में इंगेज हो, दैट मींस वो किसी भी तरह का बिजनेस करती हो, अगर वहां पर 20 या 20 से ज्यादा व्यक्ति हैं तो ऐसे में ईपीएफ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर 20 से कम एम्प्लॉइज है तो ऐसे में वॉलेंटरली अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो करा सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी या कंपलसरी कोई भी कंपल्सन नहीं है। जैसा हमने जीएसटी में भी देखा था कि 20 लाख रुपए तक की लिमिट दी जाती है, 20 लाख की लिमिट जब आप क्रॉस कर देते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। हाँ, 20 लाख से कम की सप्लाई पर भी अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। सेम वे में प्रोविडेंट फंड के तहत रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अगर कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो है काम करते हैं। अगर 20 से कम एम्प्लॉइज हैं और फैक्ट्री अपने आप को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो करा सकती है। उसके अलावा कहा गया टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट employing 20 or more persons or class of such establishment which the central government may by notification specify in this behalf। तो पहले पार्ट में बात की गई फैक्ट्रीज की। अगर फैक्ट्री के अलावा और कोई एस्टेब्लिशमेंट है और वहां पर 20 या 20 से ज्यादा व्यक्ति हैं और या कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई है तो उस केस में भी जो है ईपीएफ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। द एम्प्लॉयर मस्ट ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन विद इन 1 month ऑफ अटेंडिंग द स्ट्रेंथ। तो जैसे ही फैक्ट्री के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 20 से ज्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तो 1 महीने के अंदर ईपीएफ के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। A registered establishment continues to be under the preview of the act even if the employee strength falls below। तो मान लीजिए आपकी जो एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, वो 20 से ज्यादा हो जाते हैं और आप जो है अपना ईपीएफ के तहत रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन बाद में जो है 5 एम्प्लॉइज मान लीजिए छोड़कर चले जाते हैं और जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, उनकी जो संख्या है वो 20 से कम हो जाती है, तो भी ऐसे में अपने आप को पीएफ में रजिस्टर जो है आपको बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपकी लिमिट 20 से नीचे आती है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देंगे। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपका यह रजिस्ट्रेशन जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप अपना बिजनेस शट डाउन नहीं कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट may apply the provision to any establishment employing less than 20 employees।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी हो सकता है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट जिसके एम्प्लॉइज 20 से कम है, लेकिन वो फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर सकती है आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। हालांकि ऐसे में उसको एक नोटिस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो एप्लीकेबल होगा, दैट मींस सुनवाई होगी कि आपको ईपीएफ के तहत रजिस्टर क्यों ना किया जाए। तो जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो है कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर एम्प्लॉइज के जो राइट्स हैं उनको सही से जो है उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में 20 से कम एम्प्लॉइज होने के बावजूद भी उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एस्टेब्लिशमेंट को ईपीएफ के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए जो है कंपेल किया जा सकता है। Where the employer and majority of the employees have agreed that the provision of this act should be made applicable to the establishment, they may themselves apply to the central PF commissioner। तो मैंने आपको बताया कि अगर 20 से कम एम्प्लॉइज है तो भी वॉलंटरली आप अपने आप को ईपीएफ के तहत रजिस्टर करा सकते हैं। The central PF commissioner may apply the provision of this act to that establishment after passing the notification in the official gazette from the date of such agreement or from any subsequent date specified in this agreement. Some establishment having less than 20 employees would also be required to obtain PF registration, but that is voluntary registration. तो 20 से कम एम्प्लॉइज होते हुए भी आप जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैक्ट्री है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, अपने आप को ईपीएफ के तहत रजिस्टर करा सकती है। All the employees will be eligible for a PF from the commencement of their employment, and the responsibility of the deduction and payment of PF lies with the employee। तो जैसे ही कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन करता है, उसकी ज्वाइनिंग के साथ ही उसको जो है पीएफ के तहत रजिस्टर कर दिया जाता है, और एम्प्लॉयर जो होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो जो है पीएफ को डिडक्ट करेगा, अपने पोर्शन को कंट्रीब्यूट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। द पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ 12% शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो यह जो 12% का कंट्रीब्यूशन है शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की सैलरी से भी 12% डिडक्ट किया जाएगा और सेम अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाएगी। The employer contribution is 12% of basic salary and dearness allowance. If the establishment has employed less than 20 employees, PF deduction rate will be 10%. तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 से कम है और वो वॉलंटरी अपने आप को ईपीएफ के तहत रजिस्टर कराते हैं, तो ऐसे में पीएफ की जो रेट रहेगी वो 10% रहेगी, अदरवाइज पीएफ की जो रेट होगी वो 12% होगी। चलिए यहां पर हम कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। पीएफ के तहत जो पोर्टल जो नोटिफाई किया गया है वो पोर्टल है आपका www.epfindia.gov.in। तो अगर आप अपने आप को जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर कराना चाहते हैं, रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं, प्रोविडेंट फंड डिडक्शंस की पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको विजिट करना होगा www.epfindia.gov.in। एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की अगर मैं बात करूं, प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनीज की, तो आज की डेट में अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन के समय ही आपको जो है ईपीएफ और ईएसआईसी जो है नंबर अलॉट कर दिया जाता है। तो एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो है वो अलग से ईपीएफ नंबर अप्लाई नहीं करती है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही ईपीएफ नंबर जो है अलॉट कर दिया जाता है। हालांकि यहां पर कहा गया है कि अगर कंपनी के केस में 20% से कम एम्प्लॉइज है और कंपनी ईपीएफ के तहत जो है कोई डिडक्शन नहीं करना चाहती है,
तो वो ऐसा कर सकती है। उस केस में उसको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। न्यूली कंपनीज not incorporated will get EPFO registration number also on MCA portal। तो जो न्यूली कंपनीज है उनको जो है ईपीएफ नंबर जो है वो एमसीए पोर्टल की हेल्प से जो है अलॉट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Such companies will have to comply under EPF MP Act only when they have crossed threshold limit of employment। तो जब उनकी एम्प्लॉयमेंट 20 से ज्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 से ज्यादा होते हैं, तो ही उनको जो है कंप्लायंसेस करने होंगे, अदरवाइज उनको कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन इन ईपीएफओ इज कंप्लीटली ऑनलाइन। No physical visit to EPF office and no physical document is required to be submitted। तो जो पूरी प्रोसेस है, जैसा कि हमने जीएसटी में भी देखा था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। सेम वे में आपका जो ईपीएफ रजिस्ट्रेशन है उसका भी पूरा जो है कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। All documents are to be uploaded online। All members and establishments are requested to beware of fake websites that are flashing wrong information about EPFO from a fake URL seeking personal information of the members। www.epfindia.gov.in is the only official website of EPFO। तो पिछले कुछ रिसेंट जो है लास्ट जो कुछ समय से यह देखा गया कि कुछ लोग फेक वेबसाइट्स के जरिए कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते हैं और फ्रॉड्स करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक वेबसाइट पर आप देखेंगे एक अलर्ट मैसेज आपको दिया जाता है कि जो www.epfindia.gov.in वो एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा अगर और कोई भी वेबसाइट है वो फेक वेबसाइट है तो उन पर बिलीव ना करें। EPFO never ask you to share your personal details like Aadhaar, PAN, UAN, bank detail, etc. over phone। EPFO never calls any member subscriber to deposit any amount in any bank। Please do not respond to such fake calls। तो जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे अलर्ट्स आपको दिखाई देंगे जिसमें आपको बताया गया है कि कोई फोन EPFO डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया जाता है तो आप उन फोन्स को इग्नोर करें। तो चलिए यहां पर हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है और कंपनी है, कंपनी के द्वारा इनको 50,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। मान लीजिए कंपनी के केस में जो है पीएफ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ऐसे में यह जो 50,000 रुपए की सैलरी है यह एम्प्लॉय को दे दी जाएगी। इसमें से ज्यादा यह होगा अगर कोई टीडीएस की लायबिलिटी है वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा बाय द कंपनी। लेकिन अगर कंपनी पीएफ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में कोई भी पीएफ की डिडक्शन नहीं की जाएगी। सेकंड केस आता है कि अगर मान लीजिए जो कंपनी है वो पीएफ में रजिस्टर्ड है और मान लीजिए कोई डिडक्शन की जाती है ऑन अकाउंट ऑफ पीएफ, तो ऐसे में 50,000 रुपए की सैलरी इंप्लॉय को दी जानी थी और 600 रुपीज का जो है पीएफ जो है डिडक्ट किया गया है। यह जो डिडक्ट किया गया है यह इंप्लॉय शेयर है। तो यहां पर 50,000 रुपए माइनस 600 रुपीज जो है इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो लेस किया जाएगा और बैलेंस अमाउंट यह जो है इंप्लॉय को पे की जाएगी। और ये जो 600 रुपीज है ये जो है गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए जाएंगे। सेम वे में ही हमने देखा था टीडीएस भी सेम प्रोसीजर में काम करता है। कंपनी के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, टीडीएस डिडक्शन के बाद इंप्लॉय को पेमेंट की जाती है और जितना टीडीएस डिडक्ट किया गया वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। सेम वे में यहाँ पर जो है पीएफ डिडक्शन जो है आप देखेंगे कि पीएफ डिडक्ट किया जाता है तो पीएफ डिडक्शन के बाद जो बैलेंस बचता है वो इंप्लॉय को पे कर दिया जाता है और जितना पीएफ अमाउंट डिडक्ट किया गया है इंप्लॉय सैलरी से वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। तो यहां पर 49,400 रुपए इंप्लॉय को पे कर दिए जाएंगे और 600 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कर दिए जाएंगे टू दी पीएफ स्कीम। अब हमने देखा कि जितनी अमाउंट इंप्लॉय की डिडक्ट की जाती है उतनी ही अमाउंट इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर 50,000 रुपए की सैलरी पे कर की जानी थी
उसमें से 600 रुपीज का पीएफ डिडक्ट किया गया, तो 49600 जो है वो एम्प्लॉय को पे कर दिया गया। और यह जो 600 रुपीज है ये जो है आपके पीएफ स्कीम के तहत डिपॉजिट करा दिए जाते हैं। और साथ ही उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर का जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसका मतलब यह है कि 600 प्लस 600 1200 रुपीज जो है वो पीएफ स्कीम के तहत डिपॉजिट करा दिए जाते हैं। और उस अमाउंट पर जो है इंटरेस्ट रिसीव होता है एम्प्लॉय को। तो यहां पर टोटल पीएफ, एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, और उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है ये रिसीव होता है ऑन रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। हालांकि कुछ केसेस में रिटायरमेंट से पहले भी विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको कंप्लाई करनी होती है। तो चलिए अब बात आती है कि क्या रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड्स जो है, किस रेट से एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया जाता है और किस रेट से एम्प्लॉयर जो है प्रोविडेंट फंड के तहत कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर बताया गया कि बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ की। तो यहां पर कहा गया 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो जो बेसिक सैलरी मिलती है प्लस डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसका 12% जो है वो एम्प्लॉय शेयर डिडक्ट किया जाता है। अगर बेसिक सैलरी और डीए के अलावा और कोई अलाउंसेस मिल रहा है, कोई स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, कोई हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें, पीएफ की कैलकुलेशन के लिए हमेशा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो है कंसीडर किया जाता है। हालांकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको डीए भी देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पर बेसिक सैलरी का ही 12% डिडक्ट किया जाता है। तो जहां पर डीए अगर एम्प्लॉइज को पे किया जाता है तो ऐसे में बेसिक सैलरी प्लस डीए, और अगर डीए जो है पे नहीं किया जाता है, डियरनेस अलाउंस नहीं पे किया जाता है, तो वहां पर बेसिक सैलरी का ही 12% लिया जाता है। तो बेसिकली डियरनेस अलाउंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए महंगाई भत्ता जो दिया जाता है उसको डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। तो in case of private companies there is no concept of dearness allowance, hence it is 12% of basic। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक किसी एम्प्लॉय को जो है 12,000 रुपए की जो है सैलरी मिलती है, जिसमें से 8,000 रुपए जो है उनकी बेसिक सैलरी है, 2,000 रुपए जो है उनका डियरनेस अलाउंस है, और 2,000 रुपए उनको जो है हाउस रेंट अलाउंस पे किया जाता है। तो ऐसे में जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया जाएगा वो अमाउंट होगी 8,000 प्लस 2,000 इंटू 12%, दैट इज 1,200। तो 1,200 रुपए का यहां पर जो है पीएफ डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, और पेमेंट की जाएगी एम्प्लॉय को 12,000 माइनस 1,200, दैट इज 1,0800। आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है जर्नलाइज करेंगे, कैसे अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, ये हम इसी सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो भी 12% ही रहेगा। तो यहां पर जितना अमाउंट एम्प्लॉय का डिडक्ट किया जाएगा उतनी ही अमाउंट जो है एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाएगी, बट इट गोज इनटू टू हेड्स। तो हम देखेंगे कि जो पीएफ के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली जो है पीएफ के तहत इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन पार्ट गोज टू ईपीएस एंड सेकेंड पार्ट गोज टू डिफरेंस अमाउंट। यह जो ईपीएस है ये आपका पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है ये पैसा, और जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो आपकी जो है प्रोविडेंट फंड के तहत इन्वेस्ट होगी।
तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो 12% ही रहेगा, लेकिन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। वन पार्ट विल गोज टू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और सेकंड पार्ट दैट इज डिफरेंस अमाउंट विल गोज टू प्रोविडेंट फंड। अब बात आती है कि ईपीएस क्या है और ये डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो दो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो मान लीजिए 12% जो भी अमाउंट निकल कर आती है, उस 12% का 8.33%, सॉरी, यहां पर जो अमाउंट आपकी जो बेसिक सैलरी और जो डीए है उसका 8.33% जो है ईपीएस के तहत, पेंशन स्कीम के तहत इन्वेस्ट किया जाएगा। और जो बैलेंस अमाउंट रह जाती है, बैलेंस अमाउंट जो है वो आपकी डिफरेंस अमाउंट कहलाती है और ये जो है प्रोविडेंट फंड के तहत इन्वेस्ट की जाती है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर बेसिकली इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रोविडेंट फंड के तहत दो तरह के कंट्रीब्यूशन जो है डिपॉजिट किए जाते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहता है 12% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। हालांकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आपका 12% ऑफ द बेसिक प्लस डीए वो जो है कैलकुलेट किया जाता है। और आउट ऑफ दिस 8.33% ऑफ मिनिमम ऑफ बेसिक सैलरी और डीए और 15,000 विच एवर इज लोअर, वो आपका ईपीएस के तहत इन्वेस्ट किया जाता है। और जो बैलेंस अमाउंट बच जाती है, जो डिफरेंस अमाउंट बच जाती है, वो है ईपीएफ, दैट इज जो आपने 12% कैलकुलेट किया, माइनस ईपीएस जो कि है 8.33%। ये जो बैलेंस बच जाता है ये आपका जो है प्रोविडेंट फंड के तहत इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहां पर कहा गया 8.33% ऑफ मिनिमम ऑफ बेसिक प्लस डीए और 15,000 विच एवरेज लोअर। तो दैट मींस अगर मान लीजिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, केस 1 हम डिस्कस करते हैं। अगर ये आपका है 12,000 रुपए और दूसरी लिमिट आपको दी गई 15,000 रुपए, तो यहां पर 8.33 कैलकुलेट किया जाएगा ऑफ 12,000। और दूसरे केस की अगर हम बात करें, केस 2, जहां पर बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस है 20,000 रुपीज और दूसरी लिमिट हमें दी गई है 15,000 रुपए की, तो इस केस में 8.33% ऑफ रुपीज 15,000 जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 8.33 जो है आपका बेसिक सैलरी और डीएनएस अलावेंस दोनों को मिलाकर और 15,000 विच एवरेज लोअर का कैलकुलेट किया जाता है। और वो जो अमाउंट आती है वो आप ईपीएफ अमाउंट से लेस कर देते हैं, तो इस डिफरेंस अमाउंट को जो है प्रोविडेंट फंड के तहत इन्वेस्ट किया जाता है। तो जब हम देखेंगे पीएफ की रिटर्न्स हम जब तैयार करते हैं तो वहां पर दो अमाउंट आपको देखने को मिलेगी, ईपीएस और डिफरेंस अमाउंट। Why employer share is in two parts, that is EPS is one part and second part is difference. So EPS means employee pension scheme. The amount is received as pension on retirement of person. तो बेसिकली जो 8.33 जो आपका ईपीएस के तहत इन्वेस्ट किया जाता है, यही अमाउंट आपको फ्यूचर में रिटायर होने के बाद पेंशन की जो पेंशन की फॉर्म में, पेंशन की शेप में आपको मिलती है। और जो डिफरेंस अमाउंट जो आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपको लमसम जो है विद इंटरेस्ट वापस कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। दिस कैन नॉट बी मोर देन 1250 1250 रुपए पर मंथ फॉर एम्प्लॉय। तो हम देखेंगे कि हमने देखा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस ये और 15,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा विच एवर इज लोअर, उसका 8.33% जो है वो आपका ईपीएस के तहत इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आप देखेंगे कभी भी ईपीएस की जो अमाउंट है वो 1250 रुपए से ज्यादा नहीं होगी।
तो मैक्सिमम ईपीएस के तहत पर मंथ 1250 रुपए कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है डिफरेंस अमाउंट। द अमाउंट इज एडिड टू पीएफ अमाउंट एंड इज रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पर्सन। ये जो आपकी डिफरेंस अमाउंट होती है, ये प्रोविडेंट फंड के तहत इन्वेस्ट कर दी जाती है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये आपको मिल जाती है अलोंग विद इंटरेस्ट। इट इज डिफरेंस ऑफ ईपीएफ एंड ईपीएस। तो प्रोविडेंट फंड के लिए जो 12% का कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, उसमें से जब हम 8.33% ऑफ बेसिक एंड डीए और 15,000 विच इज लोअर का 8.33% लेस कर देते हैं, तो ये आपकी डिफरेंस अमाउंट आ जाती है। अब यहां पर एक एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 4,000 रुपए। तो हमने देखा था एम्प्लॉयर का भी जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सेम रहेगा, वो भी आपका 4,000 रुपए रहेगा। तो यहां पर हमने देखा था ईपीएस में मैक्सिमम 1250 रुपए का कंट्रीब्यूशन जो है वो किया जा सकता है। तो मान लीजिए यहां पर अगर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों को मिलाकर है। तो यहां पर 8.33% जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी जो अमाउंट आती है वो 1250 से ज्यादा होती है। और हमने देखा था जब बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से ज्यादा होता है तो 15,000 का 8.33% जो है ईपीएस के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जो आपका 1250 रुपए आता है। तो अब यहां पर इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने का मतलब यही है कि यह जो 1250 रुपए ईपीएस शेयर है इसको हम लेस करते हैं, तो यहां पर 2750 जो डिफरेंस आता है ये आपका प्रोविडेंट फंड में जो है इन्वेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये आपका डिफरेंस अमाउंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ईपीएस मान लीजिए 1250 से ज्यादा नहीं हो सकता तो बैलेंस को हम इग्नोर करेंगे, वो बैलेंस आपका डिफरेंस अमाउंट के अंदर आ जाता है और प्रोविडेंट फंड के तहत इन्वेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली यहां पर बैलेंस अमाउंट ऑफ 4,000 माइनस 1250 2750 इज कॉल्ड डिफरेंस। तो यहां पर कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि 20,000 रुपए का 12% अगर हम निकालते हैं तो 4,000 रुपए नहीं आता। तो यहां पर ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए हमने लिया है, यह समझाने के लिए कि यहां पर जो 1250 रुपए की अमाउंट है वो बैलेंस जो रह जाता है वो आपका डिफरेंस अमाउंट कहलाता है। इसको आप एक दूसरे एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। यहां पर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की जो सैलरी है वो 20,000 रुपए है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहता है, मान लीजिए 20,000 रुपए है जो बेसिक सैलरी प्लस डीए डियरनेस अलाउंस दोनों को मिलाकर है। तो 20,000 रुपए का 12% आपका आ जाता है 2400 और इतनी ही अमाउंट 20,000 रुपए का 12% जो है एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब इस 2400 रुपए के हम दो हिस्से करते हैं, वन इज ईपीएस एंड सेकंड इज डिफरेंस। ईपीएस हमने देखा बेसिक सैलरी प्लस डीए दैट इज 20,000 और 15,000 विच एवरेज लोअर उसका 8.33%, जो कि आपका 15,000 लोअर हो जाता है। तो यहां पर 1250 ईपीएस आ जाता है और डिफरेंस हमारा रह जाता है 2400 माइनस 1250। तो यहां पर 1150 जो है वो आपका डिफरेंस अमाउंट आ जाता है। तो ये आपका बेसिकली जो इंप्लॉयर शेयर है 1250 प्लस 1150 दैट इज 2500, ये जो है आपका इस तरह इन्वेस्ट किया जाता है 1250 रुपए ईपीएस के तहत और 1150 रुपए प्रोविडेंट फंड के तहत। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली 2,400 रुपीज जो है वो पीएफ के तहत इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उसका अलग से कोई बाइफिकेशन आपको नहीं देना होता, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को ही आपको बाइफिकेट करना होता है दो पार्ट्स में, दैट इज ईपीएस एंड डिफरेंस अमाउंट।
यहाँ पर एक और एग्जांपल हमने डिस्कस किया है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए बेसिक सैलरी है 10,000 रुपए और डीए है 2,000 रुपए, तो यहाँ पर टोटल सैलरी हो गई 12,000 रुपए और 15,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर आप ईपीएस अमाउंट अगर निकालते हैं तो वो आएगा आपका 12,000 रुपए का 8.33%, दैट इज 1,000 रुपीज। और एग्जाम्पल 2 आप देखते हैं, बेसिक सैलरी है 1,00,000 रुपीज, डीए है 2,000 रुपीज, तो टोटल सैलरी हो जाती है 1,02,000 रुपए और 15,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, तो इनमें से लोअर है 15,000 रुपए इंटू 8.33%, दैट इज 1,250। तो इस तरह बेसिकली आप जो है ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक प्लस डीए इज अप टू 10,000 रुपीज, तो यहां पर 12% ऑफ 10,000 रुपीज जो है वो आपका एम्प्लॉय डिडक्शन आ जाता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आ जाता है, दैट इज 1,200। सेम अमाउंट जो है एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है और इसमें से अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वन इज ईपीएस, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डीए 10,000 रुपीज और 15,000 रुपीज, विच एवरेज लोअर, तो यहां पर 10,000 रुपए हमारा लोअर हो जाता है, उसका 8.33%, दैट इज 833। तो ये आपका जो है ईपीएस कंट्रीब्यूशन रहेगा और जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो होगी आपकी 1,200 माइनस 833, दैट इज 367। तो इस तरह बेसिकली आप जो है ईपीएस और डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल यहां पर डिस्कस करते हैं। बेसिक प्लस डीए है 2,000 रुपए, कैलकुलेट इंप्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर इन मैनी कंपनीज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर पेइंग पीएफ ऑन हायर अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज। तो यहां पर बेसिकली टाइपिकल मिस्टेक है, ये आपका 20,000 रुपीज है, ये आपको ठीक करना होगा। तो यहां पर ईपीएफ के तहत आप जो है 12%, 20,000 इंटू 12%, दैट इज 2,400। तो यहां पर बेसिक प्लस डीए जो है वो हमारा 20,000 रुपए है, उसका 12% इंप्लॉय शेयर डिडक्ट किया जाता है और उतनी ही अमाउंट जो है इंप्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। अब इस 2,400 रुपए के हमें दो पार्ट करने हैं। जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसके हमें दो पार्ट, ईपीएस एंड डिफरेंस। और ईपीएस के तहत हम देखते हैं बेसिक सैलरी प्लस डी जो कि आपकी 20,000 रुपए है और 15,000 रुपए, विच एवरेज लोअर, तो यहां पर 15,000 रुपए लोअर है, इंटू 8.33%, दैट इज 1,250। और डिफरेंस अमाउंट आपकी आ जाती है 2,400 माइनस 1,250, दैट इज 1,150। तो यहां पर EPS will be 8.33% of 15,000, that is 1,250, और डिफरेंस अमाउंट विल बी 1,150। तो टोटल एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 2,400 रुपीज। इवन इफ पीएफ इज कैलकुलेटेड एट हायर अमाउंट, तो ध्यान रखें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईपीएफ जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो तो 20,000 पर ही कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन जब हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो हम यह 15,000 रुपए वाली कंडीशन चेक करते हैं। इफ इवन इफ पीएफ इज कैलकुलेटेड एट हायर अमाउंट, ईपीएस विल बी टेकन ऑन 15,000 ओनली, रिमेनिंग अमाउंट विल गो टू डिफरेंस। तो यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ईपीएस हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 रुपीज पर ही जो है कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपए से भी कम है, बेसिक सैलरी अलोंग विद डियरनेस अलाउंस, तो उस लोअर वैल्यू पर जो है ईपीएस कैलकुलेट किया जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे आपको जो है ईपीएस कैलकुलेट करना है, कैसे आपको डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करनी है। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों ही अमाउंट्स का बहुत जो है इंपॉर्टेंट वहां पर यूज रहता है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस रहती है। तो अगर आप जो है अपने बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर रखेंगे तो वहां पर आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। उसके बाद व्हाट इज ईपीएफ वेज, तो ध्यान रखें ईपीएफ वेज मींस जो हम
पीएफ कैलकुलेट करने के लिए जो सैलरी कंसीडर करते हैं दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस। तो बेसिक सैलरी और डियरनेस अलावेंस को जो है ईपीएफ वेज कहा जाता है। ईपीएफ वेज मींस अमाउंट ऑफ विच ईपीएफ इज टू बी कैलकुलेटेड। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कोई कमीशन मिलता है, कोई स्पेशल अलावेंस मिलता है, कोई परकेजिट्स मिलती है, वो यहां पर इग्नोर की जाएगी, सिर्फ सैलरी अलोंग विद डियरनेस अलावेंस। व्हाट इज ईपीएस वेज? तो ईपीएस वेज हमने देखा कि बेसिक सैलरी प्लस डीए और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो ईपीएफ के लिए हमेशा ध्यान रखें बेसिक सैलरी और डीए, और ईपीएस के लिए हमेशा ध्यान रखें बेसिक सैलरी प्लस डीए और 15,000 विच एवर इज लोअर, हमेशा जो है वो आपकी वेजेस रहती है। तो यहां पर अभी तक हमें जो समझ में आया, प्रोविडेंट फंड के तहत दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है जिसको एम्प्लॉय डिडक्शन कहा जाता है, और एक उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। जो एम्प्लॉय डिडक्शन है वो 12% ऑफ द बेसिक प्लस डीए होती है, और उतनी ही अमाउंट जो है एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। हालांकि इस अमाउंट को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वन पार्ट गोज टू ईपीएस, सेकंड पार्ट इज डिफरेंस। तो ईपीएस हमने कैलकुलेट किया 8.33% ऑफ मिनिमम ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलावेंस और 15,000, और डिफरेंस अमाउंट इज ईपीएफ माइनस ईपीएस। तो ये हम ऑलरेडी काफी सारे एग्जांपल से कैलकुलेट कर चुके हैं, आई होप आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके अलावा भी हमें कुछ चार्जेस पे करने होते हैं पीएफ लॉ के तहत, जिनमें से पहला आता है पीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ये आपका रहता है 0.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपकी अमाउंट होती है वो कुछ पेंशन स्कीम के तहत इन्वेस्ट की जाती है और कुछ प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत इन्वेस्ट की जाती है। तो इन सभी की वर्किंग्स के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं उनको बियर करने के लिए जो है एम्प्लॉयर से पीएफ एडमिन चार्जेस भी रिकवर किए जाते हैं, और वो होते हैं 0.5% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस। उसके अलावा ईडीएलआई 0.5% ऑफ मिनिमम ऑफ बेसिक प्लस डीए और 15,000। तो जैसे हमने ईपीएस कैलकुलेट किया था, सेम वे में आपको जो है ईडीएलआई जो है चार्जेस वो कैलकुलेट करने होंगे, दैट इज 0.5% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसका 0.5% जो है ईडीएलआई चार्जेस देने होंगे। बेसिकली ईडीएलआई चार्जेस क्या है कि पीएफ के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है बेसिकली, और उसके लिए ही ये ईडीएलआई चार्जेस जो है वो एम्प्लॉयर से लिए जाते हैं। टोटल पीएफ एडमिन चार्जेस कैन नॉट बी लेस देन 500। तो अगर मान लीजिए जो पीएफ एडमिन चार्जेस हमने कैलकुलेट किए 0.5% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलावेंस, वो अगर मान लीजिए 500 रुपए से कम है, तो ऐसे में जो है मिनिमम 500 रुपए जो है चार्ज किए जाएंगे। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि पीएफ एडमिन चार्जेस किसी भी सिचुएशन में लेस देन 500 रुपीज नहीं होंगे। तो 500 रुपए तो मिनिमम जो है पीएफ एडमिन चार्जेस पे करने ही होंगे। अगर उससे ज्यादा अमाउंट बनती है 0.5% तो वो ज्यादा अमाउंट पे करनी होगी, और अगर उससे कम अमाउंट बनती है तो आपको मिनिमम 500 रुपए पे करने होंगे। चलिए उसके बाद हम पीएफ एडमिन चार्जेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली होल शेयर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज डिपॉजिटेड विद पीएफ डिपार्टमेंट। होल अमाउंट इज रिकवर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉई और एज ए पेंशन टू कवर सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ पीएफ डिपार्टमेंट। तो वो बेसिकली जो डिपार्टमेंट बनाया गया है जो पूरे इस प्रॉपर स्कीम को एडमिनिस्टर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका किया जाता है, उसके लिए पीएफ एडमिन चार्जेस जो है कलेक्ट किए जाते हैं। इट इज 0.5% ऑफ ईपीएफ वेज
देयर इज नो लिमिट ऑफ 15,000। तो ध्यान रखें, पीएफ एडमिन चार्जेस के अंदर 15,000 की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब हम ईडीएलआई चार्जेस देखेंगे तो वहां पर 15,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है। मिनिमम पीएफ एडमिन चार्जेस आर 500 रुपीज पर मंथ फॉर ऑल दी एम्प्लॉयज। तो जितने भी एम्प्लॉयज है सभी के लिए कुल मिलाकर 500 रुपए मिनिमम जो है एडमिन चार्जेस पे करने होते हैं। और अगर यह 0.5% जो है ज्यादा अमाउंट बन जाती है तो वो ज्यादा अमाउंट पे करनी होती है। इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर नॉट बाय द एम्प्लॉय। तो जो आपके एडमिन चार्जेस है वो एम्प्लॉयर बियर करता है, एम्प्लॉयर के द्वारा पे किए जाते हैं। उसके बाद बात आती है ईडीएलआई चार्जेस क्या है। ईडीएलआई मींस एम्प्लॉय डिपॉजिटेड लिंक्ड इंश्योरेंस। It is kind of life insurance scheme in which on death of employee beneficiary gets a lump sum amount। तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस के तहत किसी की डेथ हो जाने पर जो है एक अच्छी खासी अमाउंट जो है रिसीव होती है, सेम वे में ईडीएलआई जो है एम्प्लॉय डिपॉजिटेड लिंक्ड इंश्योरेंस के नाम से जो है आपसे कुछ अमाउंट जो है कलेक्ट की जाती है। और जब किसी भी एम्प्लॉय की डेथ के केस में उसकी जो फैमिली है, उसकी जो बेनिफिशियरी है, उनको एक अच्छी खासी अमाउंट पे की जाती है। Employer has to pay EDLI charges at the rate of 0.5% of EPF wage। तो EPS वेज हमने देखा था, EPS वेज के अंदर बेसिक सैलरी प्लस डीए और 15,000 विच एवरेज की लोअर जो होती है वो आपकी EPS वेज मानी जाती है। तो सेम वे में EDLI चार्जेस के लिए भी जो है EPS वेज जो है 0.5% ऑफ EPS वेज जो है वो आपका EDLI चार्जेस जो है वो रिकवर किया जाता है एम्प्लॉयर से। ईडीएलआई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ईडीएलआई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है, पहले एप्लीकेबल होते थे। अलोंग विद 0.5% आपको 0.1% ऑफ जो है ईपीएस वेज अलग से पे करना होता था एम्प्लॉयर के द्वारा। लेकिन आज की डेट में वो 1 अप्रैल 2017 से जो है ईडीएलआई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। आपको आज की डेट में सिर्फ जो है ईडीएलआई चार्जेस ही पे करने होते हैं। उसके बाद बात आती है कि बेसिकली ये जो पीएफ है ये बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, जिस भी एम्प्लॉय की 15,000 रुपए तक है उसके रिगार्डिंग जो है पीएफ एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के केस में बेसिक सैलरी और डियरनेस अलावेंस जो है वो 20,000 रुपए है, तो सवाल आता है क्या एम्प्लॉयर जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 रुपए की सैलरी को कंसीडर करते हुए डिपॉजिट करेगा या फिर 20,000 रुपए तक की सैलरी कंसीडर करते हुए डिपॉजिट करेगा। तो पीएफ एक्ट के तहत बेसिकली मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो 15,000 रुपए तक की सैलरी के लिए किया गया है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है वो मान लीजिए 50,000 रुपए की सैलरी दी गई, तो ऐसे में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 15,000 रुपए तक की सैलरी पर ही जो है एप्लीकेबल होगा। ओवर एंड अबव के लिए जो एम्प्लॉयर है वो बेसिकली ऑप्शन दिया गया है एम्प्लॉयर को, अगर एम्प्लॉयर पे करना चाहे तो कर सकता है और अगर इग्नोर करना चाहे तो कर सकता है। तो दैट मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 रुपए है और ऐसे में 15,000 रुपए की सैलरी पर एम्प्लॉयर को जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है देना होगा। ओवर एंड अबव 15,000 रुपीज एम्प्लॉयर की चॉइस है, वो चाहता है तो दे सकता है और अगर नहीं चाहता है तो नहीं देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता है। तो यहां पर बेसिकली ध्यान रखें कि कुछ कंपनीज में क्या होता है वो जो मिनिमम पीएफ है वो 15,000 रुपए तक की सैलरी के लिए ही जो है पे करते हैं। ओवर एंड अबव 15,000 पर वो जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे नहीं करते हैं, क्योंकि पीएफ एक्ट के तहत मैक्सिमम 15,000 रुपए तक की सैलरी जो है एम्प्लॉयर के लिए जो है वो लिमिट रखी गई है। तो अगर बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो ऐसे में एम्प्लॉयर हैव टू पे पीएफ ऑन 15,000 लीगली
employee and employer are liable to pay PF on maximum 15,000 only। तो ऐसे में 20,000 रुपए की सैलरी है, तो ऐसे में 15,000 रुपए की सैलरी पर ही जो है एम्प्लॉय अपना पीएफ डिडक्ट कराएगा और उतने ही अमाउंट जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय चाहता है कि 20,000 रुपए की सैलरी पर पीएफ डिडक्ट हो, तो ऐसे में एम्प्लॉयर की जो लायबिलिटी है वो 15,000 रुपए तक की सैलरी के लिए ही है। तो यहां पर 15,000 रुपए की सैलरी पर ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा, जो आता है 1,800, और इतनी ही अमाउंट जो है एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाएगी। उसमें से 8.33% जो है ईपीएस के तहत कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि आता है 1,250, और बैलेंस अमाउंट जो है 550 रुपीज वो आपका डिफरेंस अमाउंट है, वो पीएफ एक्ट के तहत जो है डिपॉजिट किया जाएगा। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन अगर एक्सरसाइज किया जाता है, जहां पर मेनी कंपनी जो है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर पेइंग पीएफ ऑन हायर अमाउंट, तो ऐसे में जब एम्प्लॉयर जो है अगर 15,000 रुपए से ज्यादा की अमाउंट पर पीएफ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो यहां पर मान लीजिए 20,000 रुपए की सैलरी पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट किया जाता है 2,400 रुपीज। सेम अमाउंट ही जो है एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है 2,400 रुपीज। इसमें से हम जो है ईपीएस का शेयर जो है जो कैलकुलेट करेंगे 8.33%, जो कि आपको पता है ईपीएस वेज ली जाएगी ₹20,000, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डीए, और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो यहां पर 15,000 रुपए जो है विच एवर इज लोअर के तहत आ जाता है। उसका 8.33% जो कि आपका 1,250 है, तो यहां पर ईपीएस के तहत कंट्रीब्यूट किया जाएगा 1,250, और जो बैलेंस अमाउंट है 1,150 की, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस अमाउंट, वो आपकी पीएफ के तहत कंट्रीब्यूट की जाएगी। तो इस तरह बेसिकली आप जो है कैलकुलेशन करेंगे अगर कोई एम्प्लॉयर 15,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी पर ईपीएफ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। इवन इफ पीएफ इज कैलकुलेटेड एट हायर अमाउंट, फॉर ईपीएस वी विल टेक 15,000 लिमिट। तो ये ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर भले ही 15,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी पर पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इन एनी केस ईपीएस आपका 1,250 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। उसके बाद बात आती है कि क्या हमेशा ईपीएफ की रेट 12% होती है? तो आंसर इज नो। कुछ केसेस में यह जो परसेंटेज है वह 10% रखी गई, 10% रखी गई। तो बेसिकली जहां पर 20 से कम एम्प्लॉय है और वॉलंटरली जो है कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा जो है पीएफ एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया गया है, तो ऐसे में लिमिट रखी गई 10% की। तो जो पीएफ रेट है वहां पर 10% एप्लीकेबल होगी। उसके अलावा इन केस ऑफ जूट, बीड़ी, ब्रिक, कोय, गम फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, तो इन सभी केसेस में 12% की बजाय 10% की जो है ईपीएफ रेट रखी गई है। उसके अलावा सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के केस में जो है 10% की ईपीएफ रेट रखी गई है। और लॉस मेकिंग कंपनीज, तो जो लॉस मेकिंग कंपनीज है जहां पर जो नेटवर्थ जो है, जो लॉस जो है वो नेटवर्थ को भी क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे में वहां उन कंपनीज के लिए 10% की ईपीएफ रेट रखी गई है। तो इनके अलावा जो केसेस है वहां पर 12% की रेट ऑफ ईपीएफ एप्लीकेबल होगी, और इन केसेस में 10% रेट ऑफ ईपीएफ एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर कोई फॉरेन एम्प्लॉय है, बेसिकली जो वर्कर्स है उनको किसी दूसरी कंट्रीज में भी जो है एम्प्लॉयड किया गया है, तो ऐसे में क्या होगा? इन पीएफ ही इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल वर्कर, और उनके केस में भी जो है ईपीएफ एप्लीकेबल होगा। और मैक्सिमम लिमिट वहां पर 15,000 एप्लीकेबल नहीं होगी। वहां पर जितनी भी जो बेसिक सैलरी और डीए होगा उसका 12% जो है एप्लीकेबल होगा। वहां पर जो ऑप्शन दिया गया था 15,000 रुपए तक की लिमिट दी गई थी, 15,000 के बाद एम्प्लॉयर को जो चॉइस दी गई थी वो चॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी, वहां पर मैंडेटरीली जो है कंट्रीब्यूट करना होगा। तो सपोज अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, तो वहां पर 20,000 का 12% जो है
ईपीएफ कंट्रीब्यूट किया जाएगा 2400 रुपीज। तो जो 15,000 रुपए की लिमिट दी गई थी वो लिमिट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी इन केस ऑफ इंटरनेशनल वर्कर। तो ध्यान रखें, इनके रूल्स इन केस ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड जो है अब्रॉडिंग फॉरेन कंट्रीज, जो फॉरेन कंट्रीज में जो एम्प्लॉयड किए गए हैं जो वर्कर्स, जिनको बेसिकली इंटरनेशनल वर्कर्स कहा जाता है, उनके केस में जो है जितनी भी उनकी बेसिक सैलरी और डीए होगा उसका जो 12% है ईपीएफ रेट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर ईपीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली ईपीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन ए केस वेयर पर्सन इज मोर देन 58 ईयर्स। तो जिनकी भी एज 58 ईयर्स से ज्यादा है और वो जो जॉब कर रहे हैं तो उनके केस में ईपीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। द होल अमाउंट विल बी कॉल्ड एज डिफरेंस अमाउंट एंड विल बी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पीएफ। उसके अलावा पर्सन वाज रिसीविंग पेंशन, कोई व्यक्ति था जिसको पेंशन रिसीव हो रही थी लेकिन वो फिर से कोई जॉब ज्वाइन कर लेता है, लेटर ही रीजॉइंस कंपनी, तो इन दैट केस आल्सो EPS concept will not be applicable. The whole amount will be treated as difference amount and contributed towards PF, Provident Fund. In this case, whole amount is deposited in different head. उसके बाद बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि ईपीएफ के केस में आप अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करेंगे। तो मान लीजिए सैलरी पे की गई है बाय चेक ₹1 लाख, 1 लाख रुपीस की सैलरी में 10,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट किया गया है, 8,000 रुपीज का जो है ईपीएफ डिडक्ट किया गया है और 2,000 रुपीज का जो है ईएसआई एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस जो है डिडक्ट किया गया है। इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और नेट अमाउंट पेड 80,000 रुपीज। ये सब डिडक्ट करने के बाद 80,000 रुपीज की जो पेमेंट है वो एम्प्लॉइज को कर दी गई है। तो इसके केस में आप जो अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, आपके लिए जो सैलरी का खर्चा होगा वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए होगा। इस 1 लाख रुपए में से आपने जो 10,000 रुपीज टीडीएस का डिडक्ट किया है वो एक लायबिलिटी है जिसको आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो टू टीडीएस पेबल के नाम से यहां पर एक लायबिलिटी आप क्रिएट करेंगे, क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज से। और जो आपने 8,000 रुपीज जो ईपीएफ के लिए डिडक्ट किए हैं एम्प्लॉइज की सैलरी से, वो भी एक लायबिलिटी है जो आपको पे करनी है। तो यहां पर टू पीएफ पेबल दैट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखना है ये क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पीएफ प्रोविडेंट फंड। तो ये भी एक लायबिलिटी है। तो यहां पर क्रेडिट करेंगे आप टू पीएफ पेबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दैट इज 8,000 रुपीज। ईएसआई जो आपने एम्प्लॉइज की सैलरी से डिडक्ट किया है वो भी आप पे करेंगे गवर्नमेंट को, वो भी एक लायबिलिटी है आपके लिए। टू ईएसआई पेबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दैट इज 2,000 रुपीज। और बैलेंस अमाउंट आप पे करेंगे टू बैंक या फिर टू कैश, जैसे भी आप पे करते हैं जिस भी मोड में। तो यहां पर चेक के जरिए पे की गई है तो टू बैंक 80,000 रुपीज। तो ये आप जो है अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे फॉर पीएफ डिडक्शंस, टीडीएस डिडक्शंस, ईएसआई डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉइज सैलरी। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने यहां पर कंट्रीब्यूट किया 11,000 रुपीज, जिसमें से 10,000 रुपीज है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, 500 रुपीज है टुवर्ड्स पीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, and 500 rupees is for EDLI charges। और ESI के लिए 4,000 रुपीज जो है एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है। तो इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री पास होगी एम्प्लॉयर पीएफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए ये एक खर्चा है 11,000 रुपए। एम्प्लॉयर ईएसआई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए, अगेन ये एक एक्सपेंस है, खर्चा है। और ये दोनों ही साथ में लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट को पे करनी है। तो इसके लिए टू पीएफ पेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दैट इज 11,000, टू
ESI पेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 4000 रुपीज। तो यहां पर बेसिकली दो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, पीएफ पेबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, पीएफ पेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ईएसआई पेबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और ईएसआई पेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और अब ये जो है कंबाइन एंट्री अगर आप करना चाहते हैं, ये तो थी हमने अलग अलग बात की, एम्प्लॉय शेयर के लिए हमने अलग अकाउंटिंग एंट्री पास की, एम्प्लॉयर शेयर के लिए हमने अलग अकाउंटिंग एंट्री पास की। अगर आप कंबाइंड एंट्री पास करना चाहते हैं तो सैलरी का खर्चा है 1,00,000 रुपए, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, एम्प्लॉयर पीएफ शेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 11,000 रुपए, एम्प्लॉयर ईएसआई एक्सपेंस 4,000 रुपए, टू टीडीएस पेबल, क्योंकि टीडीएस की लायबिलिटी है, पे करना है गवर्नमेंट को 10,000 रुपए, टू पीएफ पेबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 8,000 रुपए, टू पीएफ पेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 11,000 रुपए, टू ईएसआई पेबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2,000 रुपए, टू ईएसआई पेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 4,000 रुपए, और बैंक से जितना पे किया है टू बैंक अकाउंट। तो ये बेसिकली एक कंबाइंड अकाउंटिंग एंट्री भी आप पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो जब टीडीएस की पेमेंट की जाएगी तो एंट्री होगी टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, 10,000 रुपए की पेमेंट की है। उसके बाद जब पीएफ की पेमेंट की जाएगी तो पीएफ पेबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 8,000 रुपए डेबिट, पीएफ पेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 11,000 रुपए डेबिट। इनिशियली आपने जो है लायबिलिटी क्रिएट की थी तो आपने उस समय क्रेडिट किया था, अब आप लायबिलिटी को जो है पे ऑफ कर रहे हैं तो ऐसे में अब आप डेबिट करेंगे, लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई है। टू बैंक अकाउंट, बैंक से आपने 19,000 रुपए की पेमेंट की है, बैंक का बैलेंस कम हो जाता है तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। उसके बाद सेम वे में आप ईएसआई की पेमेंट करेंगे। इनिशियली आपने जो है ईएसआई के नाम से जो लायबिलिटी बुक की थी तो ईएसआई पेबल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2,000 रुपए, अब आप उसको डेबिट करेंगे, आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। ईएसआई पेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 4,000 रुपए डेबिट टू बैंक, बैंक से आपने 6,000 रुपए की पेमेंट की है, बैंक का बैलेंस आपका कम हो जाता है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा बाय 6,000 रुपीज। तो ये बेसिकली आप जो है अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे फॉर ईपीएफ एंड ईएसआई। टीडीएस के रिगार्डिंग हम काफी बातें ऑल अबाउट टीडीएस सेशंस में कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है कि रिटर्न्स का क्या प्रोसीजर है। तो रिटर्न्स के रिगार्डिंग बेसिकली आप क्या करेंगे, विद योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप जो है ईपीएफ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। ईपीएफ पोर्टल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो आप विद योर लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है आप वहां पर लॉगिन करेंगे और वहां से बेसिकली आप जो है एक एक्सेल टेम्पलेट जो है डाउनलोड करेंगे और उस एक्सेल टेम्पलेट के अंदर जो बेसिकली आपसे डिटेल्स मांगी गई है वो डिटेल्स आप फिल करेंगे, एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग, बेसिक सैलरी के रिगार्डिंग, ईपीएस कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, डिफरेंस अमाउंट के रिगार्डिंग, तो वो सभी डिटेल्स आप जो है फिल करेंगे। और उसके बाद वो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप उसको सेव करेंगे, अगेन सेव एज CSV फाइल। तो CSV फाइल के तौर पर आप उस टेम्पलेट को फिर से सेव करेंगे और जब आप उस CSV फाइल को सेव कर लेते हैं तो आप राइट क्लिक उसको ओपन विद नोटपैड, उसको एज ए नोटपैड फाइल जो है ओपन करेंगे और उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। आपको जो है फर्स्ट रो जो है वो डिलीट करनी है, डिलीट हेडिंग एंड एनी एक्स्ट्रा रो, और जो सेकंड प्रोसीजर है आपको रिप्लेस करना है कोमा जो है बेसिकली वो आपको रिप्लेस करना है विद हैश डैश हैश के साथ, और उसके बाद अगेन उस फाइल को आप सेव एज करेंगे एज ए नोटपैड फाइल और इस नोटपैड फाइल को आप जो है अपलोड करेंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, लॉगिन करना है
और इस नोटपैड फाइल को अपलोड करना है। अगर आपकी सभी इंफॉर्मेशन सही है तो ऐसे में एक ईसीआर स्टेटमेंट जो है जनरेट की जाएगी, और अगर उसके अंदर कुछ गलती है तो एरर फाइल जो है जनरेट की जाएगी। एरर है तो वो आपको एरर सही करनी होगी और फिर से नोटपैड फाइल को अपलोड करना होगा। और अगर एरर नहीं है, करेक्ट फॉर्मेट में आपने उसको एंटर किया है, तो एक ईएसआर स्टेटमेंट जो है वो जनरेट की जाएंगी। जो है आप पीडीएफ फाइल को चेक करेंगे, अगर उसके अंदर कुछ गलती है तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे, और अगर उसके अंदर कोई गलती नहीं है तो आप उसको ओके करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जैसे ही आप करते हैं उसके बाद आपका जो है चालान प्रिपेयर हो जाता है। चालान के अंदर जो है ऑटोमेटिक डिटेल्स आप चेक करेंगे, अगर ब्लैंक है तो आप उसको फिल करेंगे, चालान को जनरेट करेंगे, और चालान के अंदर सभी इंफॉर्मेशन सही है तो आप उसको फाइनलाइज करेंगे और पे करेंगे। तो जो चालान के जरिए जो आप पेमेंट करेंगे, आफ्टर दैट आपकी जो रिटर्न और जो पेमेंट है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आप पीएफ रिटर्न्स के रिगार्डिंग जो है फॉलो करते हैं। चलिए उसके बाद हम कुछ बात करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस, ईएसआई। तो अगर मैं बात करूं, जिस तरह पीएफ जो स्कीम लाई गई थी, बेसिकली वो एम्प्लॉयज के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लाई गई थी। तो ईएसआई, एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस की जो स्कीम लाई गई वो बेसिकली एम्प्लॉयज को इंश्योर्ड करने के लिए लाई गई। देखा गया कि जो एम्प्लॉयज है, बेसिकली जो लोअर क्लास है, जहां पर उन लोगों की जो सैलरी है, वेजेस है, वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वो कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं। इन केस ऑफ इलनेस, कोई बीमारी, कोई डिजीज हो जाती है, तो ऐसे केस में जो है उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जहां पर वो अपना जो है ट्रीटमेंट करा सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली ईएसआई स्कीम लाई गई, एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस। The ESI scheme is applicable to all the factories, PF की तरह ये भी सभी फैक्ट्रीज पर एप्लीकेबल है, and other establishment having 10 or more persons employed in such establishment। वहां पर 20 जो है एम्प्लॉयज की लिमिट थी, यहां पर 10 एम्प्लॉयज की लिमिट है। 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है तो इन दैट केस जो है ईएसआई स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एंड द बेनिफिशियरीज मंथली वेजेस डज नॉट एक्सीड ₹21,000। तो जो मंथली वेजेस है वो 21,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आर कवर्ड अंडर द स्कीम वेदर द एम्प्लॉयर हैज एम्प्लॉयड 10 और मोर एम्प्लॉयज, all employees employed by the employer agnostic of the salary are reckoned। The scheme under the act also supports restaurants, motor road transports, newspaper establishments and undertakings, movie and preview theaters, hotels, shops। तो बेसिकली ये सभी एस्टेब्लिशमेंट भी जो है ईएसआई स्कीम के तहत कवर की गई है। The threshold for coverage of establishment is 20 employees in Maharashtra and Chandigarh। तो दो स्टेट्स के अंदर ये जो लिमिट है 20 एम्प्लॉइज की है, अदरवाइज जो लिमिट दी गई है वो 10 एम्प्लॉइज या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज के केस में एप्लीकेबल हो जाती है। रेट ऑफ ईएसआई, तो जैसे हमने देखा था ईपीएफ के केस में 12% का रेट ऑफ जो है रेट रखा गया था, तो ईएसआई के केस में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 0.75 ऑफ ग्रोस सैलरी रहेगा, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा 3.25% ऑफ ग्रोस सैलरी। तो both employer and employee contribution towards ESI will be, employee contribution will be 0.75% of gross salary with effect from 1st of July 2019 and 3.5% of gross salary with effect from 1st of July 2019। इससे पहले ये 1.75 और 4.75% था, जिसको बाद में रिड्यूस कर दिया गया। अगर ग्रोस सैलरी जो है 21,000 से ज्यादा है, 21,000 रुपीज से, तो इन दैट केस ईएसआई विल नॉट बी एप्लीकेबल। अमेंडमेंट की गई 1 अक्टूबर 2017 से। अर्लियर ये लिमिट थी 15,000 रुपए की, बाद में इसको 21,000 रुपए किया गया। आज की डेट में अगर किसी एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा है तो उसके केस में ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होगा। 21,000 रुपए तक की सैलरी के लिए जो है ईएसआई एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर
1 जुलाई 2019 से रेट रखा गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए 0.75% ऑफ ग्रोस सैलरी और 3.25% ऑफ ग्रोस सैलरी विल बी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय को जो है 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एम्प्लॉय मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। देयर आफ्टर एम्प्लॉय कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, उसके बाद जो है एम्प्लॉय को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज डन व्हाइल प्रिपेयरिंग ई चालान, दैट इज आफ्टर द क्लोजर ऑफ वेज पीरियड। तो जिस पीरियड के लिए जो है वेज पीरियड जो है डिफाइन किया गया है, वहां पर जब आप ई चालान प्रिपेयर करते हैं तो एट दैट टाइम जो है आपको एम्प्लॉय को रजिस्टर करना होता है। नाउ इट इज टू बी डन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉय और एल्स सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट द एम्प्लॉय डन विद बैक डेट। तो बैक डेट से आप ज्वाइनिंग नहीं दिखा सकते हैं। 10 दिन के अंदर आपको जो है एम्प्लॉय को रजिस्टर करना होगा ईएसआई पोर्टल पर। मंथली ईएसआई कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी पेड आफ्टर 42 days ऑफ द ड्यू डेट। 42 दिन के बाद जो है आप मंथली ईएसआई कंट्रीब्यूशन पे नहीं कर पाएंगे। नो क्लियरिटी एज टू हाउ टू पे ईएसआई कंट्रीब्यूशन फॉर बैक पीरियड। तो इसके रिगार्डिंग क्लियरिटी नहीं दी गई है कि बैक पीरियड के लिए अगर ईएसआई कंट्रीब्यूशन पे करना है तो वो कैसे होगा। Employee whose per day salary is 176 or less need not to pay employee contribution। तो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 176 रुपीज पर डे से कम है या 176 रुपीज पर डे तक है, तो ऐसे में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उतनी अमाउंट जो है बाय द गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट की जाएगी। हाउएवर एम्प्लॉयर विल हैव टू पे देयर शेयर। एम्प्लॉयर को जो है अपना शेयर पे करना होगा। Part-time employees might get benefit of the same. Employee will have to collect their biometrics ESI permanent card from nearest branch office। तो ये ESI के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ बातें बताई गई। हालांकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं कि ESI के रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद आता है ड्यू डेट्स ऑफ ESI एंड PF। तो पहले हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड्स के रिगार्डिंग क्या ड्यू डेट्स दी गई हैं। 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो भी आपका प्रोविडेंट फंड है वो आपको पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल के लिए 15th मई के लिए 15th जून के लिए 15th जुलाई। तो 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है आपको जो भी आपका प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर एज वेल एज PF एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एंड ED/LI, वो सभी आपको पे करना होता है। इसके अलावा एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, दैट इज अप टू 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल तक आप यह जो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। अगर मैं बात करूं ESI की, ESI के लिए जो ड्यू डेट्स है वो सेम है जैसा कि प्रोविडेंट फंड्स में दी गई है, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो जो भी ESI पेबल है आपका वो आपको 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक पे करना होता है। इसके अलावा रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो हाफ ईयरली रिटर्न्स यहाँ पर आपको फाइल करनी होती है, जिसमें अप्रैल टू सितंबर के लिए जो है समय दिया गया है 11th ऑफ नवंबर और अक्टूबर टू मार्च के लिए समय दिया गया है 11th ऑफ मई। तो ये बेसिकली ड्यू डेट्स दी गई है रिगार्डिंग पेमेंट्स और रिटर्न्स। तो हमारे इस सेशन में इतना ही हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम जो है अपनी प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग टैली, एक्सेल, वर्ड